ये है विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत मौजूद हैं, जो एक और बहुत ही खास शख्सियत को याद करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में आई हैं। कार्यक्रम का नाम ही उजाले उनकी यादों के है। तो आज का कार्यक्रम है उजाले सदाशिव अमरापुरकर की यादों के, और ये उजाले बांटने के लिए मौजूद हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। बहुत बहुत स्वागत रीमा जी। धन्यवाद धन्यवाद। पिताजी की यादों के उजाले बांटने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियोज में, विविध भारती के स्टूडियोज में आते हुए जो पहली फीलिंग है वो क्या है? आकाशवाणी या विविध भारती के स्टूडियोज में मैं जब भी आती हूँ तो थोड़ा मैं अपने बचपन में चली जाती हूँ, बिकॉज हमारी पूरी फैमिली का आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती, इससे बहुत ही करीबी संबंध रहा है। तो मेरी माँ भी रेडियो आर्टिस्ट थी, अलग अलग ड्रामाज, एड फिल्म्स में उन्होंने काम किया था ऑल इंडिया रेडियो के लिए। मैं खुद बचपन में मराठी 2 शोज कर चुकी हूँ जिसमें मैं वॉइस आर्टिस्ट थी। और सबसे जरूरी बात कि 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है जो उन्होंने आकाशवाणी के साथ की है, परभणी में। तो वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहां पर वो लगभग 2 महीने टिके। तो ये टिके ही कहना सही होगा, बिकॉज उनकी वो पर्सनालिटी नहीं थी कि वो जॉब करे, क्योंकि शादी हो चुकी थी, 2 बच्चियां थी। तो इसलिए पिताजी को दिखाने के लिए कि नहीं नहीं मैं कमा रहा हूँ, उन्होंने वो जॉब की थी। ये सोचकर कितना मजेदार लगता है कि वो मराठी में बोलते होंगे। हाँ, आकाशवाणी का ये परभणी केंद्र है। या और उनकी आवाज तो वैसे भी उनकी स्ट्रेंथ थी। हाँ, आज भी है। मतलब आज भी जब भी हम आवाज सुनते हैं तो फैमिली मेंबर्स की तो हमारी आंखें भर आती है। उस वक्त तो उनकी ताकत बहुत ही ज्यादा थी उस आवाज की। तो उनके बहुत सारे फैंस हो गए थे और फिर ऐसे हुआ कि एक पॉइंट पे मम्मी को ऐसे लगने लगा कि अरे अभी बहुत ही ज्यादा फैंस हो रहे हैं इनके, विशेषतः लड़कियां, तो ये अगर छोड़ रहे हैं जॉब तो ठीक ही बात है। वाह वाह वाह। ये रेडियो में आना उनका कैसे हुआ था, इसकी कोई कहानी हो तो वो? हाँ, तो उसमें बात ऐसी थी कि जैसा मैंने कहा कि पापा बिल्कुल ही पूरी तरह से वो थिएटर, रंगमंच, नाटक, इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। उनके दिमाग में 24 घंटे वही चलता था। और माँ की और उनकी जो मुलाकात हुई थी वो भी नाटक के दौरान ही हुई थी। मतलब मजे वाली बात यह है कि वो बचपन से, जैसे हम लोग कहते हैं किंडरगार्टन से, वैसे बचपन से वो एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़े। लेकिन कॉलेज में, क्योंकि माँ बहुत होशियार स्कॉलर, उस जमाने में जो कंसेप्ट थी स्कॉलर की, वैसी स्कॉलर थी, तो इसलिए उसने साइंस लिया हुआ था और पापा ने आर्ट्स लिया था। तो कॉलेज में भी वो एक ही कॉलेज में थे। तो जब थिएटर करना शुरू किया तब उन्हें लगा नहीं नहीं नहीं, ये सुनंदा ने करना चाहिए हमारे साथ काम। तो इसलिए उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी और फिर वो थिएटर में मम्मी जो घुस गई, तो फिर साइंस वाइंस सब पीछे रह गया। थिएटर ही चलता रहा।
आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियाँ भी आपकी आवाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी महके हुए से राज है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। लकीली पापा के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे अहमदनगर में, जो आज अहिल्यानगर कहा जाता है जिसे। तो उनका ऐसा कुछ नहीं था कि बाबा तू पहले नौकरी कर, पैसे कमा, फिर तेरी शादी करता हूँ। उन्हें पता चला कि ये सुनंदा और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इनकी शादी करा देना सबसे अच्छी बात। आई थिंक पापा 23-24 साल के थे और मम्मी 23 साल की थी। उन दोनों में 6 महीने का ही अंतर है उम्र में। तो तब उनकी शादी हुई, 73 में शादी हुई और 74 में मेरी सबसे बड़ी बहन जो है उसका जन्म हुआ। मम्मी उस वक्त LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वहां पर जॉब करती थी, तो मम्मी ने पापा को ये सहूलियत दे रखी थी कि अपने मन का जियो। हाँ, तुम जियो, मैं संभाल लूंगी, मैं कमा रही हूँ, अपने बच्चों को हमें कुछ कम नहीं पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, दादाजी और दादी और चाचा जी ये सब लोग थे, तो फैमिली में वैसे पैसे की उनका ये कहना नहीं था कि तुम घर में पैसे दो, पर उनका ये कहना था कि तुम खुद के लिए कुछ कमाओ। तो और मम्मी वो कर रही थी, तो इसलिए दादाजी का भी था कि चलो ठीक है, अभी
अगर तुम्हारी बीवी कमा रही है तो तुम्हें जो करना है वो तुम करो। तो पहली बेटी हुई 74 में, 76 फरवरी में दूसरी बेटी हुई। तब फिर मम्मी को ऐसे लगने लगा, अरे अभी अपनी 2 बच्चियां हो गई, अभी भी ये कुछ नहीं कमा रहे हैं। तो रीजनल न्यूज़पेपर्स में उस समय एड आती थी। हाँ, तो फिर वो मम्मी ने वो एड देखी और पापा का ऐसा था, वो पूना मुंबई थिएटर के चक्कर में चक्कर काट रहे थे, अहमदनगर पूना मुंबई इस तरह से उनका चल रहा था। तो उन्होंने मम्मी ने वो एड देखी न्यूज़पेपर में और मम्मी ने बिना पापा को बताए वहां पे अप्लाई कर दिया। वेरी गुड। हाँ, और फिर जब ऑडिशन थी तब मम्मी ने उन्हें बताया ऐसे ऐसी ऑडिशन है, आपको जाना है और करके आना है। वो समय ऐसा था कि कमाने वाली माँ थी और घर पे दिखाना बहुत जरूरी था कि भाई मेरी फैमिली बढ़ रही है, मैं भी कमा रहा हूँ, इस तरह से। सो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो अब तुम कह रही हो तो मैं जाता हूँ और ऑडिशन देता हूँ। और ऑफ कोर्स उनकी आवाज ऐसी थी कि सिलेक्ट होना ही होना था। तो वो सिलेक्ट हो गए और उन्होंने जॉब करी, 2 महीना उन्होंने जॉब करी वहां पर। और 1.5 महीने बाद उन्होंने मम्मी को खत लिखा कि मैं अगर ये करता रहा तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा जिंदगी में। तो फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तो तुम छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दिया, पर उन्होंने वो जॉब इस तरह से करी थी। तो आकाशवाणी ने उन्हें काफी हाथ दिया था उस वक्त, जब उन्हें वो जरूरत थी पुश की, एक जो साइकोलॉजिकल पुश हमें लगता है मानसिक रूप से कि हमें अभी मुझे कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूं मैं, उस वक्त जो एक अचीवमेंट की फीलिंग है वो आकाशवाणी ने दी हुई है। और मेरे ख्याल से हमें भी, विशेषतः मेरे बारे में मैं कहूंगी कि जब आप ऐसे घर में पैदा होते हो और बड़े होते हो कि जहां पर सुपर अचीवर्स है आपके आजू बाजू सारे, तब एक होता है कि मुझ में क्या है, शायद मुझ में कुछ नहीं है, ऐसी एक फीलिंग जो घर का सबसे छोटा सदस्य होता है उसमें आ सकती है, आने की आशंका होती है। तब मुझे आकाशवाणी ने हाथ दिया और मुझे ये समझ में आया उस वक्त कि नहीं, मेरे पास मेरी आवाज है और मैं बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, कंडक्ट कर सकती हूँ। आई थिंक आकाशवाणी हमारे परिवार के लिए वैसा एक जरिया रहा है कि जिन्होंने हमें, जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं था या जब हम एकदम लो जिसे फेज कहते हैं वैसे इसमें रहे हैं, उस वक्त हाथ दिया है, जिसे मराठी में हम उभारी कहते हैं, उभारी दी है, उबारा है। हाँ, तो आकाशवाणी से हमारा रिलेशनशिप हमारी फैमिली का इस तरह से। कितनी सुनहरी यादें आपने शेयर की सदाशिव जी के आकाशवाणी से जुड़ने की। यहाँ सुनंदा जी का जिक्र आता है और नाटकों का भी जिक्र आता है कि जहाँ वो उनके रास्ते एक साथ हुए। राइट। कोई पॉइंट ऑफ टाइम था जहाँ ये एहसास हुआ कि उन्हें अब सुनंदा जी के साथ जीवन बिताना है? वो कोई एक मोमेंट था जहाँ ये हुआ? पापा उनके नाम ही की तरह सदाशिव भोला सांब जिसे कहते हैं, वैसी पर्सनालिटी के थे। स्पेशली जब वो कॉलेज में थे तब तो उनके दिमाग में एक ही पागलपन चढ़ा हुआ था, एक ही भूत सवार था, वो था नाटक। और उन्हें वही करना था। ठीक है, नाटक करते वक्त घंटों तक आप साथ में रिहर्सल्स करते हैं, सब करते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं। तो जो दोस्ती है वो दोस्ती से थोड़ी ज्यादा है, इतना उन्हें शायद समझ में आया होगा। पर उसके ऊपर कुछ करे, उसके ऊपर कुछ एक्ट करे, ये उनकी पर्सनालिटी नहीं थी। पहला कदम उनकी तरफ से नहीं आना था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे याद है आज भी, मतलब ये हमारे घर में हमारे बहुत ही आर्ग्यूमेंट का विषय हुआ करता था जब पापा थे तब, कि पहले प्रपोज किसने किया। लेकिन जब अभी मम्मी ने किताब लिखी है उसमें उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि मम्मी ने ही उन्हें एक चिट्ठी लिख के कहा था कि ऐसा ऐसा मेरी फीलिंग्स है और क्या आपको भी यही लगता है। और उन्हें वो चिट्ठी दी थी उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा था कि देखो अपने दोस्तों के सामने मत खोलना ये चिट्ठी, घर जाके अकेले में खोलना। बिकॉज पापा ऐसे थे, वो हमेशा दोस्तों से घिरे रहते थे। तो वो दोस्तों के सामने खोलेंगे, जोर से पढ़ेंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा, इतना डर मम्मी को लग रहा था। तो इस तरह से तो वो पॉइंट था जब मम्मी, क्योंकि मम्मी के घर पे उनके पिताजी की मौत बहुत जल्दी हो चुकी थी जब वो 10-11 साल की थी। तो उस वजह से उनके घर पे वो और उनकी माँ इतने ही थे, उनकी बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। तो अभी इसके लिए भी लड़का देखो, ये करो। जब वो शुरू हुआ उनके घर पे, जब वो ग्रेजुएशन के आसपास थी, तब उन्होंने कहा अभी ये मेरा ये जो पगला आदमी है, उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम में जो है वो प्यार है, उसे ये समझाना अभी जरूरी हो गया है। और फिर उन्होंने वो चिट्ठी
लिखी थी। तब फिर उनका आगे जाके इस तरह से हुआ कि फिर मम्मी ने ही थोड़ा थोड़ा, बिकॉज उस वक्त मेरे दादाजी जो थे वो बहुत कर्मठ स्वभाव के थे, तो किसी लड़की का घर पे आना, लड़कियों से दोस्ती, ये सब इम्पॉसिबल था उस समय, और अहमदनगर जैसे छोटे से शहर में। पर लकीली मम्मी के पिताजी और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। तो जब मम्मी घर जाने लगी दादी से, फिर पापा की बुआ भी उन्हीं के साथ रहती थी, उनसे इस तरह से जब बातें होना शुरू हुई, तब उन्हें समझ में आया कि कुछ तो मामला है। और फिर उन्होंने वन फाइन डे मम्मी को बुलाया घर पे और कहा कि देखो, तुम्हें ये सब दिख रहा होगा कि इतना बड़ा घर है, ये है वो है, पर ये सब मैं धर्मादाय कर दूंगा, बेटों को कुछ नहीं दूंगा मैं। हाँ, तो अगर तुम ये सोचती हो कि इस वजह से है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तब मम्मी का इतना क्लियर था कि उसने कहा ठीक है, मैं जॉब कर रही हूँ, मैं चला लूंगी घर, नो प्रॉब्लम। तो बहुत ही ज्यादा क्लियर इन दोनों के थॉट्स थे। और जैसा मैंने कहा कि पापा को ये शब्दों में पेश करना कि जो हमें हुआ है वो प्यार है, ये पॉसिबल नहीं था जो मम्मी कर पाई। लेकिन जिस वक्त वो कमिटमेंट हो गई, उस वक्त वो कंप्लीट कमिटमेंट हुई। वाह वाह। तो वो, हालांकि वो उन्होंने शब्दों में नहीं कहा होगा, पर वो उनके एंड तक, मतलब ये उन्हें प्यार हुआ जब वो 21 साल के थे, 64 के होने तक वो प्यार बिल्कुल वैसा ही रहा। और ये हम सब लोगों ने देखा हुआ है। और उन दोनों ने वही सीख हमें भी दी है कि अगर कमिटमेंट कर रहे हो तो पूरी तरह से करो, फिर वो अपने काम की तरफ हो या इंसानों की तरफ हो। क्या तो प्यारी बात है। यहाँ एक बहुत क्यूट बात सामने आई है, और वो है एक प्रेम कहानी जो चिट्ठी के जरिए आगे बढ़ती है। हाँ। हम जिस समय और समाज में हैं, वहाँ ये यकीन करना अब जरा मुश्किल है कि चिट्ठियों के जरिए भी प्यार का इजहार हो सकता है, और वो चिट्ठी बचाकर जीवन भर रखी जा सकती है। मुझे लगता है ये जगह है गाने की, और वो गाना बहुत ही मुफीद है जो चिट्ठी के जरिए प्यार के इजहार की बात करता है। फिल्म है संगम। प्रेम
मैं समझूंगा तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात जो पीछे छूट गई है उसका सिरा पकड़ के आगे बढ़ते हैं। मम्मी की एक किताब है पिताजी के नाम पर, और आपने कहा कि उसमें ये जिक्र आता है कि उन्होंने सबसे पहले इजहार किया। उस किताब का नाम बताइए और वो नाम क्यों रखा गया है, इसकी कहानी बताइए। हाँ, ओके। तो वो किताब अगर आप देखेंगे तो उसका नाम है खुलभर दुधाची कहानी। खुलभर माने छोटी सी कटोरी में जितना दूध बैठता है उसको खुलभर कहते हैं। ओके। हाँ, मतलब उतना सा खुलभर दुधाची कहानी। सो उतने से दूध की ये कहानी है। हाँ, सवाल आता है कि ये आखिर क्या है? क्या है, राइट। सो श्रावण महीना जब होता था तो अहमदनगर में या आज भी छोटे गांव में होता होगा, हर मंगलवार को और शुक्रवार को उपवास होता है, पूजा होती है, कथा कथन होता है। तो उस वक्त जो फोक टेल्स जिसे हम कहते हैं वैसी कथाएं कही जाती थी। तो उस समय सुनी हुई ये कहानी है। ये कहानी है कि एक छोटा सा गांव है, राज्य है, और वहां पर अकाल पड़ा हुआ है, बारिश हुई ही नहीं है, ठीक है, सूखा पड़ा हुआ है। और वहां पर वो राजा हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, और इसलिए वो पंडितों को बुलाता है और कहता है अब मैं क्या करूं। वो पंडित उसे कहते हैं कि जो ये महादेव का मंदिर है आपके गांव में, तो उसका जो गर्भगृह है उसे पूरी तरह से दूध से आप भर दो। तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और फिर आपको बारिश हो जाएगी। तो राजा फरमान निकालते हैं कि हर एक के घर में कल जितना भी दूध होगा, जितना भी जिसके पास होगा, वो सब लाके गर्भगृह में अर्पण कर दे। तो ये सब होता है, तो फिर भी वो गर्भगृह भरता ही नहीं है। इतना दूध आता है, लंबी लंबी लाइनों में लोग आके दूध डालते हैं वहां, फिर भी नहीं होता है। और जो सिपाही होते हैं वो घर घर जाकर आपके पास और दूध है, और दूध है, और दूध है, ऐसा करते हैं। तब वो एक घर में जाते हैं, वहां पे एक बुढ़िया होती है। तो वो कहते हैं आप गए थे दूध डालने? बोले नहीं नहीं, मैं अभी जा ही रही हूँ। तो उसने एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में दूध लिया हुआ है। और उसने क्या किया है कि उसके घर पे जो उसके बच्चे बच्चियां पोते सब लोग हैं, उनका खाना पीना सब कुछ होने के बाद जितना दूध बचा वो लिया और वो गई और महादेव जी के ऊपर उसने चढ़ा दिया। और जिस क्षण उसने वो चढ़ाया, वो गर्भगृह पूरा दूध से भर गया। वाह। तो कहानी का मतलब ये है कि आपके जो कर्तव्य है वो आप पूरा कीजिए, और फिर जो बचा कुचा है वो आप भगवान को दीजिए, भगवान को चलता है। वाह वाह वाह। सो बेसिकली आप अपनी जो पूरी जिंदगी है वो अपने कर्तव्यों के प्रति और अपनी जो जिम्मेदारियां है उनके प्रति आप अर्पण कीजिए। इस तरह की वो कहानी है। और थोड़ी बहुत मम्मी की जो कहानी है, जीवन की कथा अगर हम सोचे तो वो उसी तरह से गई है। वो भी एक गजब की अदाकारा है, बहुत अच्छा गाती है, लिखती है। बट जब उनकी शादी हुई और उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, ये जो मेरा सदाशिव है, ये जो मेरा महादेव है, इसे जो करना है, इसमें ज्यादा पोटेंशियल है, इसने ये करना चाहिए, तब उन्होंने अपना खुद का सब पीछे छोड़कर एक बहुत ही कर्मठ घर में जाकर बच्चियों को पाला। और दादा दादी मतलब उनके सास ससुर, बुआ, पापा की बुआ थी जो सन्यासिन थी, उनका सब कुछ करते हुए, ये सब कर्तव्य करते 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 फिर अल्टीमेटली जब उनकी बेटी की शादी हुई एट द एज ऑफ 53, फिर उन्होंने अपना लिखाई का काम और ये सब शुरू किया। और अभी ये है कि पिछले 20 सालों में उनकी लगभग 30 किताबें आ चुकी हैं। तो इसलिए वो हमें लगा कि ये जो कहानी है ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है उस बुक के लिए, क्योंकि उनकी जिंदगी की कहानी उस तरह से रही है। और ऑफ कोर्स भगवान, मतलब उन्होंने पापा को जिस तरह से
प्यार दिया, जिस तरह से विश्वास दिया, वैसा ही पापा ने उन्हें रेसिप्रोकेट किया। पापा का भी उन पर ऐसा ही विश्वास था, जो अंधविश्वास हम कह सकते हैं, थोड़ा सा था, पर वो था। और उस वजह से आई थिंक जो आज भी हमारा घर फूला फला है और इतना अच्छा है, वो उस विश्वास की वजह से है। बहुत ही सुंदर घटना है ये जो किताब के नाम की घटना है, और जिस तरह से आपने उसको विस्तार दिया है ये बहुत ही मार्मिक है। अब चूंकि अमूमन जो रवायती इंटरव्यूज होते हैं वो ये कि बचपन से शुरू करेंगे, लेकिन हम कहीं से शुरू हुए तो वो बचपन की बातें हम आगे कहीं जाके करेंगे, क्योंकि बातचीत के अंदर घटनाएं तो आगे निकल कर आएंगी। चूंकि बातें सुनंदा जी और सदाशिव जी के रिश्ते की चल रही हैं और कैसे उनकी डोर आपस में जुड़ती है चल रही, पहले उन नाटकों का जिक्र करते हैं जो उन्होंने उस दौरान साथ में किए थे। उनसे जुड़ी कुछ कहानियां हो तो वो बताएं। राइट, सो उनसे जुड़ी तो काफी कहानियां हैं जो हम सुनते सुनते बचपन से आ रहे हैं जी। पर उन्होंने एक जो प्ले उन्होंने किया था वो था बंडू बेबी आणि बुरखा। तो उस वक्त इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स होती थी। ये जो प्ले था इसमें बंडू और बेबी, तो पति पत्नी का कैरेक्टर था, ये इन दोनों ने किया था। और उसी नाटक के दौरान आई थिंक दे रियलाइज्ड कि दे आर इन लव विद ईच अदर। ये एक नाटक के बहुत सारे किस्से हैं, मतलब मम्मी क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्कॉलर इसकी थी, तो जब भी उनकी एग्जाम आती थी तो वो अवेलेबल नहीं होती थी प्ले के लिए। प्ले तो करना था, अभी कंपटीशन है तो जाना तो पड़ेगा। तो उस वक्त मम्मी तो नहीं है, मम्मी ने कहा मैं तो नहीं, मेरी एग्जाम है अभी, मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, आपको जो करना है करो। तो उन्होंने किसी और को वहां पर कास्ट किया और फिर मम्मी ने कहा अगर ये लड़की कास्टिंग है तो आप नहीं करोगे ये रोल। तो इसलिए फिर पापा का रोल भी किसी और ने वहां पर किया। बहुत सही, ठीक है, बहुत ही सही। तो और वो जो था वो उसका शो था संगमनेर नाम के एक छोटे से गांव में, अहमदनगर के पास ही है, वहां पर उसका शो था। और उस समय लाइट चली गई तो माइक नहीं थे, तो फिर आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा, मम्मी हालांकि नाटक में नहीं थी, पर क्योंकि वो यूथ फेस्टिवल जैसा माहौल था तो और किसी कंपटीशन में वो थी, तो इसलिए वो वहां गई हुई थी। तो फिर वहां पर, और वो जो नई लड़की और लड़का था उनके आवाज पहुंच ही नहीं रहे थे ऑडियंस तक। तो फिर इन दोनों ने वो डायलॉग्स पीछे से जोर से वो बोले और उन लोगों ने लिपसिंग किए स्टेज के ऊपर। वाह वाह, क्या प्रयोग। इस तरह से वो हुआ। तो ये जो एक किस्सा है ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद कभी भी मम्मी ने पापा से ये नहीं कहा कि मैं नहीं हूं प्ले के लिए। जो भी डेट चाहिए, जब भी चाहिए, वो अवेलेबल होती थी। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। एक पूरा दौर था जब सदाशिव जी लगातार नाटक कर रहे थे और भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि नाटकों के लिए तो अलग अलग शहरों में, गांव में जाना होता है। उस दौर के कोई बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं जिन्होंने उन्हें एक मुकम्मल पहचान दी थी, उनकी बात करते हैं। उसमें मैं सबसे पहले पापा कलाकार तो थे, एक्टर तो थे ही, पर वो निर्देशन में भी बहुत रस रखते थे, वो निर्देशक भी थे। राइट, सो अगर उनके नाटकों की बात कही जाए तो उन्होंने कुछ नाटक ऐसे किए थे, जैसे छू मंतर करके एक नाटक था, फिर बखर एका राजाची ये एक प्ले था, छिन्न करके एक नाटक था, कन्यादान एक नाटक था, फिर हैंड्स अप, ये जो 5-6 नाटक है, काही स्वप्ने विकायची ये भी एक था। पर काही स्वप्ने विकायची थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल था और कंपटीशन वाला प्ले था। बाकी के ये जो सारे जो मैंने नाम लिए ये कमर्शियल नाटक थे। इसके अलावा भी बहुत सारा काम किया हुआ है, पर ये नाटक मैं स्पेशल इसलिए समझती हूँ बिकॉज ये हर एक नाटक ने कुछ इंडस्ट्री को भी दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका अलग अलग जिक्र मैं चाहता हूँ, जैसे छिन्न का बहुत जिक्र मिलता है, हैंड्स अप का जिक्र मिलता है, काही स्वप्ने विकायची अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उसका भी खूब जिक्र मिलता है कि अलग अलग मानदंडों पर इन्होंने कुछ किया है, कामयाबी। काही स्वप्ने विकायची ये जो प्ले था ये बहुत पहले कुछ जो प्लेस पापा ने किए थे उसमें से था। तो उसमें वो एक रिटायर्ड टीचर का रोल करते थे जो 83 इयर्स ओल्ड होते हैं, और उस वक्त पापा की उम्र थी 23, 24, मतलब ज्यादा। उस समय उन्होंने काफी सारे उस पे INT और ये जो सारी कॉम्पिटिशन्स होती थी उसमें काफी सारे अवार्ड्स जीते थे उस एक रोल के लिए। उन्हें लोग कास्टिंग के लिए बुलाते थे
कि आप आओ हमारे यहाँ पे प्ले में, और वो हर बार जाते थे तो लोगों को लगता था ये कौन आ गया, वो तो एक बुढ़ा आदमी है जो वो रोल कर रहा है, उम्र में ज्यादा है, आपने कैसे किया, आप तो नहीं हो सकते। ऐसे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उस समय पापा की आंखें चली गई, बिकॉज लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये वही इंसान है जिसने 83 साल के एक वृद्ध इंसान का रोल किया हुआ है, और वो इतना बखूबी निभाया उन्होंने कि लोग ये सोच ही नहीं सकते थे कि ये एक 24-25 साल का युवक है। तो वो एक प्ले इसलिए बहुत ज्यादा फेमस था क्योंकि पापा की जो एक्टिंग की रेंज थी वो एक प्ले में काफी सारी एक्सपोज हुई थी। इसके अलावा छिन्न जो प्ले है वो विजय तेंदुलकर साहब ने लिखा हुआ था, और उसकी खासियत ये है कि वो एक प्ले है जिसमें सबसे पहले और मेरे ख्याल से आखिरी बार वही एक प्ले है जिसमें स्मिता पाटिल जी ने कमर्शियल थिएटर किया था, और वो भी पापा के निर्देशन में। एग्जैक्टली तो इसलिए वो एक बहुत ही खास प्ले रहा है, और लोगों ने जो सराहा है उस प्ले को क्योंकि उसका विषय और जो सब था, एक तो तेंदुलकर साहब की जो लिखाई है वो एक तो पाथ ब्रेकिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग होती है, और उसके ऊपर पापा का डायरेक्शन, ये बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट दोनों चीजें हुई थी। उसी की स्टाइल में दूसरा एक नाटक कहा जाए तो वो है कन्यादान। कन्यादान में डॉक्टर श्रीराम लागू, नीना कुलकर्णी, आशालता वाबगांवकर, ये बहुत बड़े बड़े नाम थे उस समय, और उनके साथ अगेन पापा ने निर्देशित भी किया था, उन्होंने एक्टिंग भी की थी उसमें। छिन्न और कन्यादान, इन्होंने पापा को एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर डायरेक्टर के तौर से एस्टैब्लिश किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। और उस समय थिएटर जिस तरह से देखा जाता था, लोग जिस तरह से देखते थे, वैसा मुझे नहीं लगता आज तक वो स्वर्ण काल फिर से आया है। हम उस दौर की बात करें जब टेलीविजन उस तरह से नहीं आया था, और महाराष्ट्र में खास तौर पर थिएटर की सशक्त परंपरा थी, और कामयाबी के झंडे गाड़ते थे प्लेज, और उनकी दास्तानें आज तक कही जाती हैं। करेक्ट। तो ये प्ले था। उसके बाद पापा ने INT के लिए ही एक प्ले किया था, बखरे का राजा जी। तो बखरे का राजा जी ये जो प्ले था, इसमें नीना कुलकर्णी और दिलीप कुलकर्णी जो उनके हस्बैंड थे वो भी एक बहुत उम्दा कलाकार थे, उन दोनों को लेकर ये प्ले बनाया गया था। पर उस समय वो प्ले चला नहीं, कमर्शियली इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, और INT को काफी लॉसेस झेलने पड़े थे बिकॉज इट वाज अ हिस्टोरिकल सेट, सब वैसे लगा था और ये सब हुआ था। तो उसके बाद पापा ने डिसाइड किया अब मैं जो करूंगा वो मैं कमर्शियली वायबल करूंगा, पैसे कमाने चाहिए लोगों, मतलब प्रोड्यूसर्स ने, राइट। तो इसलिए उन्होंने 2 प्लेज किए उसके बाद डेफिनेटली, जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। एक प्ले तो था छू मंतर जो उन्होंने डायरेक्ट किया था, और इस प्ले की मजे वाली बात यह है कि उस वक्त लक्ष्मीकांत बेर्डे को फर्स्ट टाइम कमर्शियल प्ले में पापा ने कास्ट किया था। ओहो गजब। इट वाज हिज लॉन्च। तो और वो प्ले बहुत चला बिकॉज इट वाज अ आउट एंड आउट कॉमेडी, और बहुत मजा आया लोगों को, और एक लक्ष्मीकांत बेर्डे जैसा कलाकार आया, पापा थे, लक्ष्मीकांत बेर्डे थे, तो इट वाज पिक्ड अप लाइक हाउ। उसके बाद हैंड्स अप किया था पापा ने, जिसमें वो थे, भक्ति बर्वे थी, ऐसे 5-6 बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट उसमें थे, और पापा ने निर्देशित भी किया था वो प्ले, और दैट वाज अ हिस्टोरिकल प्ले। मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि बहुत बारी ये बात आई भी है कि जब गोविंद निहलानी जी ने वो प्ले देखा, अगेन विजय तेंदुलकर जी ने उनसे कहा था कि तुम हैंड्सअप का प्ले देखो, बिकॉज उस समय निहलानी जी अर्धसत्य का कास्टिंग कर रहे थे, और पुलिस इंस्पेक्टर का हीरो है ये तो पता था बिकॉज तेंदुलकर साहब ने ही वो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि तुम ये प्ले देखो, इसमें ये लड़का है, ये बहुत अच्छा इंस्पेक्टर निभाता है, तो तुम देखो। तो इसलिए गोविंद जी गए, उन्होंने वो देखा प्ले, और उन्होंने पापा को इंस्पेक्टर के रोल में ही थे, वो देखा, लेकिन उन्होंने उनकी कास्टिंग रामा शेट्टी के लिए की। वाह। ओके। और फिर उसके बाद तो इट इज, जैसे हम कहते हैं कि हिस्ट्री है। उसके बाद फिर पापा एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कलाकार का नाम उन्हें मिल गया, और वो काफी सारी फिल्मों में ही बिजी हो गए। तो थिएटर वो करते रहे, पर बहुत थोड़ा बाद में वो करते रहे। बिल्कुल। तो इसलिए वो हैंड्स अप, ये एक जो प्ले है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड्स अप का ये एक मजेदार किस्सा है। उस
वक्त क्या होता था, जैसे आपने कहा कि वो समय ऐसा था जब मराठी में नाटक की परंपरा बहुत बहुत स्ट्रांग थी। तो दिन में 2-2, 3-3 शो लगते थे एक प्ले के। तो और उस वक्त जैसे अब है मेट्रो पकड़ लिया चले गए, उबर पकड़ ली चले गए, वैसा नहीं था। आर्टिस्ट को खुद ही जुगाड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। पापा के पास उस वक्त एक 2-व्हीलर थी। तो शिवाजी मंदिर में प्ले खत्म हुआ, वहां से उन्हें ठाणा पहुंचना था। ओहो। और ये मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ये सब इतना अच्छा नहीं था बम्बई में। हाँ जी। तो पापा स्कूटर पे जाते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कपड़े नहीं बदले और वो वैसे ही निकल गए और एक भी सिग्नल पर वो नहीं रुके। और हर बार जब उन्हें ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो बिकॉज वो उस कॉस्ट्यूम में थे, उनको लगता था अरे ये तो कोई इंस्पेक्टर है, कुछ अर्जेंट काम होगा तो सॉरी सर करके भेज देते थे। तो ये कलाकार इस तरह से होते हैं, औलिया जिसे हम कहते हैं कि वो उन्हें सिर्फ वही दिखता है कि मेरा कर्टन और आधे घंटे में खुलने वाला है, मुझे वहां पहुंचना है बस। और क्या प्यारी बात है, वाह। यहाँ भी गाने की जगह बन रही है और मुझे लगता है कि ये करते हैं कि मम्मी की पसंद का कोई गाना लगाते हैं यहाँ पर। मम्मी की पसंद का ये जो गाना है मेरे महबूब में क्या नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। सुनते हैं ये गाना। मेरे महबूब में क्या नहीं, क्या नहीं, मेरे महबूब में क्या नहीं। वो तो लाखों में है एक हंसी, वो तो लाखों में है एक हंसी, एक हंसी। मेरे महबूब में क्या नहीं, क्या नहीं, मेरे महबूब में क्या नहीं। भोली सूरत आदा नाज़नी, भोली सूरत आदा नाज़नी, नाज़नी। मेरे महबूब में क्या नहीं, क्या नहीं, मेरे महबूब में क्या नहीं। मेरा महबूब एक चांद है, उसने अपना निखारे हुए। आसमां का फरिश्ता है वो, रूप इनका का धारे हुए। रश के जन्नत है वो महजबी, रश के जन्नत है वो महजबी, महजबी। मेरे महबूब में क्या नहीं, क्या नहीं। बाहो अंजुम हो या कहकशा, सबसे प्यारा है मेरा सनम। उसके जलवों में है वो असर, होश उड़ जाए अल्लाह कसम। देख लेकर उसे तू कहीं, देख लेकर उसे तू कहीं, तू कहीं। मेरे महबूब में क्या नहीं, क्या नहीं, मेरे महबूब में क्या नहीं। तेरे अफसानों में मेरी जान है, झलक मेरे अफसानों की। दास्ताने है मिलती हुई, अल्लाह हम दोनों परवानों परवानों की। एक ही शम्मा होना कहीं, वो तो लाखों में है एक हंसी, एक हंसी। मेरे महबूब में क्या नहीं, क्या नहीं, मेरे महबूब में क्या नहीं। बहुत लंबी एक दिलचस्प बात हुई नाटकों को लेकर और तेंदुलकर साहब का नाम वहां बार बार आता है। बहुत करीबी रिश्ता सदाशिव जी का तेंदुलकर जी से रहा है। उससे जुड़ी कुछ घटनाएं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं आपसे सुनना चाहता हूं। ओके। तेंदुलकर जी एक हम कह सकते हैं विद्यापीठ थे। बिल्कुल। किसी भी घटना की तरफ देखने का उनका जो दृष्टिकोण होता था वो बहुत अलग
होता था। रोज की घटनाओं की तरफ भी वो जिस तरह से देखते थे और बात करते थे, ये बहुत अलग था। तो उनकी और पापा की जो पहचान थी वो प्ले की वजह से हुई थी, पर सुहास आउटसेट करके बहुत बड़े आर्टिस्ट है, पेंटर है, उन्होंने उनको मिलाया था। एक ये अहमदनगर से आया हुआ लड़का है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ये जब तेंदुलकर साहब को समझ में आया तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट किया। और सपोर्ट किया मतलब मैं इस तरह से कहती हूँ कि देयर वर डेज, ऐसे दिन थे जब 2-2, 3-3 दिन तक पापा उनके घर पर ही रहते थे। गजब। हाँ, और उस वक्त तेंदुलकर साहब जो काम कर रहे थे, इतना बड़ा काम कर रहे थे, तो वो प्रोसेस का एक भाग होना एक युवा के लिए जो अहमदनगर जैसे छोटे से गांव से आया है, ये बहुत बड़ी बात थी। तो पापा हमेशा कहते हैं कि मैं तो उनके सामने जाता था, तो जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है जो इंक ब्लॉट करता है, वैसे मैं, मराठी में हम उसे टिप कागज कहते हैं, तो वैसे मैं टिप कागज हो जाता था, जो भी मिले वो एब्जॉर्ब करो। वाह वाह, बस उतना ही। तो ये स्थान तेंदुलकर साहब का पापा की जिंदगी में था। दूसरा, जब 82 में मम्मी को बॉम्बे में ट्रांसफर मिली, तब कैसे तैसे करके पापा ने एक किराए का घर लिया था, क्योंकि हम तीनों बच्चियां, मेरी दादी और मम्मी और वो, ऐसे हम सब लोग रहने वाले थे। किस इलाके में? अंधेरी में ही लिया था उन्होंने बिकॉज उस वक्त बैंड्रा बहुत महंगा था और तो इसलिए उन्होंने अंधेरी में लिया था। तो एक किराए पे छोटा सा घर लिया था और 2 साल बाद वो घर मालक ने कहा कि भाई अभी नहीं, अभी आप छोड़ दो, मुझे ये घर बेचना है। तो रातों रात 1 हफ्ते के अंदर बंबई जैसे शहर में एक घर ढूंढ पाना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो पापा गए तेंदुलकर साहब के पास, बिकॉज जैसे मैंने कहा, ही वॉज अ गाइड, ही वॉज अ फ्रेंड, ही वॉज अ फिलोसोफर। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ है, नो प्रॉब्लम। उन्होंने सीएम साहब के लिए एक लेटर लिखा कि ये ऐसा ऐसा कलाकार है, बहुत अच्छा कलाकार है, और इसे बंबई में रहने के लिए घर नहीं है, तो आप इसकी कुछ मदद कर दीजिए। तेंदुलकर साहब का लिखा हुआ खत लेकर पापा पहुंच गए। उस समय चौहान साहब सीएम थे। उन्होंने वो लेटर देखा और 1 मिनट के अंदर उन्हें लेटर दिया। उस समय ऐसा था कि 2% कोटा हुआ करता था कलाकारों के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए। तो उसमें से जोगेश्वरी में जो नई एक कॉलोनी बन रही थी, वैशाली नगर, वहां पर हमें एक 1 BHK का फ्लैट म्हाडा का मिला। तो वो लेटर तेंदुलकर साहब ने दिया और इट वाज अमेजिंग। जैसा पापा हमेशा कहते थे कि आपकी जिंदगी के हर मुकाम पर आपको ऐसे इंसान मिलते हैं जो या तो आपको कुछ नया दिखाते हैं या आपको आगे पुश करते हैं। तो मेरे ख्याल से और पापा से जो बातें होती थी उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि तेंदुलकर साहब ऐसे थे जो पापा के लिए ना ही, मतलब एक नया तरीका दुनिया को देखने का तो था ही जो उन्होंने सिखाया उन्हें, पर उन्होंने उन्हें बहुत बड़ा पुश भी दिया। तो बंबई में घर अपना खुद का लेना हो या उन्हें पहली फिल्म मिलनी हो, पहली फिल्म हालांकि पापा की 22 जून 1897 थी। हाँ, उसकी बात आगे करेंगे। पर बड़ी फिल्म जिसमें हालांकि 3.5 सीन थे पर वो पूरी फिल्म पे छा गए थे। रामा शेट्टी छा गया था कैरेक्टर। तो वो फिल्म हो तो आई थिंक तेंदुलकर साहब का अनन्य साधारण महत्व हमारी पूरी फैमिली की लाइफ में है। बिल्कुल। एक घटना है जिसमें उन्होंने पूछा था तेंदुलकर से कि आपने अर्धसत्य में मुझे रोल क्यों दिलवाया, उसका जिक्र करें। उसका ये तो एक्चुअली तेंदुलकर साहब ही बेस्ट बता पाएंगे। पर उन्होंने जब पूछा तब मेरे ख्याल से जो मुझे याद है कि तेंदुलकर साहब ने कहा था कि देखो कलाकार होता है। क्योंकि उस समय भी और आज भी हमारी इंडस्ट्री में काफी कैंप्स बने हुए हैं। बिल्कुल। सो पूना से आने वाले लोगों का एक कैंप है, बॉम्बे से लोगों का एक कैंप है, अभी तो बॉलीवुड में भी यूपी से आने वाले लोगों का एक कैंप है। इस तरह से, और वो कालातीत है, वो चलता ही रहता है, हर जगह वो होता है। तो उन्होंने कहा था कि कलाकार जो होता है ना, उसकी जात और उसका ये सिर्फ एक होता है धर्म, वो है कला।
और तुम जिस तरह से खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हो, वैसे मुझे लगता है तुम ये रोल ठीक से कर पाओगे। हालांकि उस वक्त बात ये हुई थी कि पापा को लग रहा था कि हीरो का रोल उन्हें मिलेगा, जो कि ओमपुरी जी को मिला था, क्योंकि इंस्पेक्टर, हैंड्स अप में उन्होंने इंस्पेक्टर किया था, और ये रामा शेट्टी का रोल इन्हें ऑफर किया गया था। तो उन्होंने तेंदुलकर साहब से पूछा था, पर मुझे तो लगा था मैं इंस्पेक्टर का रोल करूंगा। तो उन्होंने कहा था, तुम बस जो तुम्हें काम दिया है वो ठीक से करो, तुम विलन हो या हीरो हो, दैट डज नॉट मैटर, ये फिल्म के आखिर में तुम याद रहने वाले हो लोगों को, ये भूलना मत। तो वो पापा ने सुनी उनकी बात, और ही इज वेयर ही रीच्ड। बिल्कुल बिल्कुल। एक कलाकार की ताकत ये है कि कितना छोटा रोल क्यों ना हो, अपनी मौजूदगी, अपनी आमद को कैसे साबित किया जा सकता है, उसकी मिसाल है अर्धसत्य। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसे बहुत कम मिसालें मिलती हैं जहां कुछ दृश्यों में अभिनेता ने अपनी वो छाप छोड़ी कि इतिहास रच दिया। लेकिन ये उनकी पहली फिल्म नहीं थी। तो पहली फिल्म जो नचिकेत और जयू वाली थी, वो कैसे मिली, उसका जिक्र कीजिए। वो कैसे मिली इसके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगी, लेकिन पूना में उस वक्त पापा रहते थे ज्यादा करके, और वहां पर वो प्ले वगैरह कर रहे थे। तो उन्होंने कास्टिंग में उन्हें तिलक का रोल दिया गया था, और पापा उस वक्त एकदम पतले, दुबले पतले से ऐसे थे। तो जयू और नचिकेत पटवर्धन उनके बहुत अच्छे दोस्त थे उस वक्त। तो आप करोगे? उन्होंने कहा हाँ मैं करूंगा, नो प्रॉब्लम, चलो। मतलब पापा कहते थे कि अभी दुकान ही खोलकर बैठे हैं, तो जो आएगा वो करना तो पड़ेगा, इस तरह से उन्होंने वो किया था। तो लेकिन उन्होंने वो रोल किया उस वक्त। जयू और नचिकेत पटवर्धन ये अभी तो बहुत ही सीनियर और रिस्पेक्टेड ये है, पर वो भी काफी यंग थे उस वक्त। और फिल्म में मुझे याद है पापा ने बाद में जब राज से स्वराज तक में लोकमान्य तिलक का रोल किया, तब उन्होंने बहुत ज्यादा उस पर मेहनत की थी, क्योंकि उन्हें समझ में आया था कि ये जो फिल्म हमने की है जयू नचिकेत के साथ, इसमें हालांकि मैं तिलक लग रहा हूँ फीचर्स के तौर पर, लेकिन जो उसका क्रिटिक आया था वो ऐसा आया था कि, मैं मराठी में ये वाक्य कहती हूँ, याच्यातला लोकमान्य टिळक हा रामोशा सारखा दिसतो। रामोशी मतलब जो क्लीनर्स होते हैं ना ऑफिसेज में या घर में, उन्हें रामोशी कहा जाता था एक जमाने में, अब तो नहीं कहते कोई। तो इस तरह से वो दिखता है। तो इसलिए उसके बाद जब पापा ने राज से स्वराज तक की, जब उन्हें फिर से एक बार तिलक करने का मौका मिला, लोकमान्य तिलक का किरदार निभाने का मौका मिला, तब पापा ने बाकायदा 6-8 महीने, उस समय ये नहीं होता था, लेकिन जिम जाकर, बिकॉज लोकमान्य तिलक की जो बॉडी थी, ही वॉज वेरी वेल बिल्ट। तो इस तरह से दिखने के लिए पापा ने वो सारे एफर्ट्स लेकर वो काम किया हुआ था। ये फिल्म के बारे में जब भी पापा से बात होती थी तो वो कहते थे मैं तो थ्रिल था कि मुझे फिल्म में लिया है, बिकॉज उनकी उम्र भी काफी कम थी उस वक्त। और क्या करना चाहिए जब आप कोई इस तरह का किरदार जो इतना बड़ा है, इतनी बड़ी इंसान का किरदार जब आप निभा रहे हो, तब क्या करना चाहिए इसके लिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों चीजें उन्हें उस फिल्म से समझ में आई। आज भी जब वो दूरदर्शन पे वो फिल्म लगती है तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। बिल्कुल। राज से स्वराज का जो जिक्र आया है, मैंने उनके इंटरव्यूज में देखा और पढ़ा है कि बहुत ही प्रिय रहा है ये रोल उनके लिए। और जब भी कभी उनसे ये पूछा गया है कि आपके फेवरेट रोल्स कौन से रहे, तो उन्होंने बड़ी फिल्मों और वो तमाम मशहूर रोल्स को छोड़ के इसका जिक्र किया है। वो क्यों है? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि राज से स्वराज तक में जो लोकमान्य तिलक की भूमिका निभाना है, ये उनके लिए एक लर्निंग कर्व रहा है। 22 जून 1897 ये फिल्म में जयू नचिकेत पटवर्धन उन्हें डायरेक्ट किया था लोकमान्य तिलक की भूमिका में, और यहाँ पर अमाल अलाना जी ने उन्हें डायरेक्ट किया था राज से स्वराज तक में। अमाल अलाना अगेन एक बहुत बड़ा नाम है, अलकाजी सर जिन्होंने NSD जैसी संस्था को रूप लाया, उनकी बेटी अमाल अलाना, उन्होंने ये दिग्दर्शित किया हुआ था। और उस समय ना पापा और 10-15 साल आगे आ चुके थे करियर में, एज एन एक्टर ऑल्सो। ही वॉज अ स्टार एट दैट टाइम जब राज से स्वराज तक हुई थी। तो जब उन्हें फिर से चांस मिला
तो उन्होंने सोचा कि अब आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, जो कसर रह गई जो कसर रह गई है वो पूरी करनी है, अभी मैं रामोशी नहीं दिखूंगा। Yes. मुझे याद है उन्होंने वो विग से लेके, बिकॉज उनकी कंटिन्यूटी काफी सारी फिल्म्स की होती थी। अब जैसे होता है कि कलाकार एक समय पे एक ही फिल्म करते हैं तो इसलिए वो पूरी तरह से वैसे ड्रेस्ड अप होते हैं, वैसे नहीं हुआ करता था। उस वक्त 2 दिन इस फिल्म का शूटिंग हुआ, फिर 2 दिन उस फिल्म का हुआ, इस तरह से चलता था। तो किसी भी रोल के लिए पूरी तरह से बाल निकालना या ये पॉसिबल नहीं था। पर मुझे याद है कि जब उन्हें ब्रेक था 1 महीने का, तब पापा ने जो कोर्ट सीन्स थे स्पेशली उसके लिए ये निकाले थे, बिकॉज अमाल जी ने उन्हें कहा था कि देखो कोर्ट सीन में जब लाइटिंग होती है तो विग बहुत बुरा दिखता है। हाँ एग्जैक्टली। तो इसलिए उन्होंने उस समय बाल निकाल कर, और बाकी की फिल्मों में अगर आप देखोगे उस समय में जो शूटिंग हुए थे उसमें पापा ने विग्स पहने हुए हैं। ओके। हाँ, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था। एग्जैक्टली। पर उस समय कलाकार ऐसा नहीं करते थे, वो मैं बताना चाहती हूँ। तो ही वॉज वेरी वेरी इन्वॉल्व्ड इन द स्क्रिप्ट। और उस समय तक पापा का जो रीडिंग था, पापा ही वॉज अ वोरेशियस रीडर। मतलब रोज वो 2-3 घंटा तो पढ़ना तो बनता ही है, किताबें पढ़ना उनका एक जरिया था। तो तब तक उन्होंने जो इतिहास के बारे में पढ़ा था, आई थिंक उसकी वजह से भी उन्हें वो करते वक्त, वो एक्टिंग करते वक्त बहुत मजा आया था। इसीलिए शायद वो उनका फेवरेट ये है कि मैं अभी प्रूव करूंगा। और वैसा लोकमान्य तिलक बाद में, हालांकि बहुत लोगों ने कोशिश की, पर जैसा राज से स्वराज तक में है वैसा लोकमान्य तिलक आज तक हो नहीं पाया है, वैसा लिखा भी नहीं गया है उस तरह से। तो आई थिंक इसलिए वो उनका बहुत फेवरेट कैरेक्टर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस सीरीज को आज भी लोग खोज खोज कर देखते हैं। हाँ? और दूरदर्शन के आर्काइव्स पर ये अभी भी देखा जा सकता है खोज कर। अगर आप देखें हाँ। तो वेव्स पर शायद ये अभी भी उपलब्ध है। तो वेव्स पर ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी है, जो श्याम बाबू ने डायरेक्ट की थी। उसका जिक्र करने से पहले यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बताइए कि कौन सा गाना यहाँ आना चाहिए? पर तो मुझे ऐसा लगता है कि एक गाना है जो बिल्कुल पापा की जो सोच थी उनके समाज के प्रति, उनके देश के प्रति, वो बहुत ही सुंदर तरीके से जिस गाने में आई है, वो था राजी फिल्म का ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। क्या बात है, गुलजार साहब के बोल। ऑफ कोर्स सुनते हैं ये गाना। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे
उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। बातचीत की श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। उजाले उनकी यादों के।